बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए हेमरॉइड्स क्या होती हैं। जो आप लोगों की इंफीरियर सुपीरियर रेक्टल वेन होती है वो डायलेट हो जाती हैं, ठीक है, जिसको हम हेमरॉइड्स या पाइल्स कहते हैं। तो इसके काज देखें, स्ट्रेनिंग, प्रेगनेंसी, क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन। किसी पेशेंट को क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन है या पेल्विक मैस है तो उसकी वजह से बैक फ्लो प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से सुपीरियर इंफीरियर रेक्टल वेन डायलेट हो जाती हैं। मोस्ट कॉमन साइट देखिए हेमरॉइड्स की क्या है, 3, 7, 11 o'clock। ये एग्जाम में एमसीक्यूज आती है, ठीक है। ये साइट पूछते हैं कौन सी है। और इसके अलावा जो एनल फिस्टुला होता है उसकी मोस्ट कॉमन जो साइट होती है वो 6 o'clock होती है, ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट देखें इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन हमने क्या करनी होती है, हेमरॉइड्स में क्लिनिकल डायग्नोज करना होता है, लेकिन इसमें हम प्रोक्टोस्कोप करते हैं, ठीक है। प्रोक्टोस्कोप की डिटेल ज़्यादा नहीं पूछती, ये स्टेप 2 में पूछते हैं। एनआर स्टेप 2 जब हमने दिया था, हमें से पूछा था ये प्रोक्टोस्कोप क्या है और इसके पार्ट्स वगैरह, इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन बताएं, ठीक है। और ये प्रोक्टोस्कोप एनल फिशर में कॉन्ट्राइंडिकेशन है, ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट देखें, हाल मार्क क्या है इसका, पेनलेस रेक्टल ब्लीडिंग विद और आफ्टर डेफिकेशन। जब पेशेंट डेफिकेशन करता है उसके बाद या उसके साथ पेनलेस ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। जो हेमरॉइड्स होते हैं ये दो टाइप के होते हैं। एक इंटरनल हेमरॉइड्स होते हैं जो कि डेंटेट लाइन से ऊपर होते हैं, और नीचे डेंटेट लाइन से नीचे जो होते हैं एक्सटर्नल हेमरॉइड्स होते हैं। और ये एक्सटर्नल हेमरॉइड जो होते हैं ये पेनफुल होते हैं, ठीक है। ये एग्जाम में आता है कौन से हेमरॉइड्स पेनफुल होते हैं, ये एक्सटर्नल हेमरॉइड। इंटरनल हेमरॉइड जो होते हैं वो पेनलेस होते हैं। और पूछ रहे हैं एक्सटर्नल हेमरॉइड किस नर्व से सप्लाई होते हैं जो पेनफुल होते हैं, ये होते हैं पुडेंडल नर्व से सप्लाई, ठीक है, पुडेंडल नर्व से, याद रखना है। ये एग्जाम में एमसीक्यूज आती है इसके ऊपर। नेक्स्ट देखें डिग्रीज। हेमरॉइड्स की डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट है, हर डिग्री के बारे में भी पूछते हैं और इसकी ट्रीटमेंट के बारे में भी पूछते हैं, ठीक है, इसको याद रखना है आप लोगों ने। फर्स्ट डिग्री हेमरॉइड नो प्रोलैप्स, ठीक है, जो डिलेटेड वेंस है वो प्रोलैप्स नहीं होते। सेकंड डिग्री में क्या होते हैं, वो डिलेटेड वेंस प्रोलैप्स हो जाती हैं और स्पॉन्टेनियस रिडक्शन हो जाती हैं, खुद ब खुद वापस चली जाते हैं डेफिकेशन के बाद। और थर्ड डिग्री में प्रोलैप्स होती हैं और मैन्युअल रिडक्शन होता है, ठीक है, हाथ से खुद डिलेटेड वेंस को पुश करना पड़ता है। जो फोर्थ डिग्री है वो प्रोलैप्स होती है, स्टे परमानेंट आउटसाइड। ये जो डिग्री है ये खतरनाक होती है, इसमें जो डिलेट वेंस वगैरह नेक्रोज हो जाती हैं, ठीक है, क्योंकि परमानेंट डिलेट हुई होती हैं। और ट्रीटमेंट देखिए, हर डिग्री की ट्रीटमेंट मुख्तलिफ है, ठीक है, हर डिग्री को उसके मुताबिक ही ट्रीट करना है। अगर फर्स्ट डिग्री है तो उसमें हम क्या करते हैं, फाइबर डाइट। फर्स्ट डिग्री में हम फाइबर डाइट देते हैं। जो सेकंड डिग्री है इसमें हम क्या करते हैं, बैंड लेगेशन। एग्जाम में ज्यादातर सेकंड डिग्री के बारे में पूछते हैं तो वो क्या करना है आप लोगों ने, बैंड लेगेशन लगानी है, लेगेट कर देते हैं वेसल्स को। और इसके अलावा हम इंजेक्शन स्क्लेरोथेरेपी भी देते हैं, ठीक है, सेकंड डिग्री में। थर्ड डिग्री और फोर्थ डिग्री दोनों में एक ही ट्रीटमेंट है, वो क्या है, हेमरोडेक्टमी, ठीक है, हेमरोडेक्टमी करनी है, रिमूव करना है हेमरोइड्स को। नेक्स्ट देखें अक्यूट पैनक्रियाटाइटिस। अक्यूट पैनक्रियाटाइटिस का मोस्ट कॉमन काज क्या होता है, गाल स्टोन्स, ठीक है, एग्जाम में एमसीक्यूज आती है। इसके अलावा अदर अल्कोहल वगैरह भी हो सकता है, ठीक है। ये क्या करवाते हैं, पेनक्रियाटिन जो पेरेन्काइमा होता है उसको डैमेज करते हैं और वहां पे इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो जाती है और पेनक्रियाटिक एंजाइम की ओवर प्रोडक्शन शुरू हो जाती है। तो नीचे देखिए, हालमार्क क्या है, एपिगैस्ट्रिक पेन दैट रेडिएट टू बैक। दो पेन जो होते हैं जो एपिगैस्ट्रम से रेडिएट होते हैं बैक की तरफ, एक अक्यूट पेनक्रियाटाइटिस है और इसके अलावा एओर्टिक डिसेक्शन है, ठीक है, उसमें भी पेन जो होता है वो बैक की तरफ रेडिएट होता है। इन्वेस्टिगेशन देखें, सीरम अमाइलेज सेंसिटिव। सीरम अमाइलेज सबसे पहले रेज होती है और ये सेंसिटिव है। और इसके अलावा अगर स्पेसिफिक देखिए, सीरम लिपेज स्पेसिफिक, ये दोनों रेज मिलती हैं लेवल। अगर सीरम अमाइलेज रेज है तो सेंसिटिव है, सीरम लिपेज रेज है तो स्पेसिफिक होते हैं डायग्नोज करने के लिए पेनक्रियाज को। नेक्स्ट देखिए, गोल्ड स्टैंड, एग्जाम में आती है। गोल्ड स्टैंडर्ड क्या है, ठीक है, गोल्ड स्टैंडर्ड जो है सीटी स्कैन है, ठीक है। ये सारे आप लोगों ने पॉइंट याद रखने, ये एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट देखें, टेटनी। एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस में भी टेटनी हो सकती है, लेकिन वो क्यों होती है, जब पेनक्रियाटिक एंजाइम ओवर सिक्रीज हो रहता है, माइलेज, लिपेज, प्रोटीएज। जो लिपेज होता है ये क्या करता है, लिपिड की ब्रेक डाउन करता है, ठीक है, फैटी एसिड में कन्वर्ट होता है और कैल्शियम सूप्स बनना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। कैल्शियम सूप्स की वजह से फिर कैल्शियम की कमी होती है, पेशेंट कैसे आता है, टेटनी के साथ आता है, ठीक है, याद रखना है इसको। नीचे देखें, क्लिनिकल डायग्नोज। क्लिनिकल डायग्नोज में हमने ये याद रखना होता है कि कौन सा क्राइटेरिया हम एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस में इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह हम रिमेटिक फीवर में जोन्स, इन्फेक्टिव एंडोकार्डिटिस में जो क्राइटेरिया, और इसी तरह एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस में हम रिंसन क्राइटेरिया इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, इसको कहते हैं रिंसन क्राइटेरिया। जैसे इसका नेम याद रख लें, ठीक है, एग्जाम में आता है, बस इसका नेम ही इतनी पूछते हैं, ज्यादा नहीं पूछते, ठीक है। नेक्स्ट देखें, ट्रीटमेंट।
पेशेंट को एनपीओ रखना है, आईवी फ्लूइड्स देना है और एंटीबायोटिक्स देने हैं पेशेंट को, ठीक है, कंजर्वेटिवली ट्रीट करना होता है पेशेंट को। नेक्स्ट देखें पेनक्रियाटिक कैंसर, स्मोकिंग, क्रोनिक पेनक्रियाटाइटिस, ठीक है, ये क्या काज करवा सकते हैं, पेनक्रियाटिक कैंसर। मोस्ट कॉमन साइट अगर पूछें पेनक्रियाटिक कैंसर की क्या है, हेड ऑफ पेनक्रियाज, ठीक है, ये हेड है मोस्ट कॉमन साइट, हेड मोस्ट कॉमन साइट होती है पेनक्रियाज का जो कैंसर होता है। और इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन देकर सीटी स्कैन करेंगे, ठीक है, बेस्ट है सीटी स्कैन। और इसके अलावा ट्यूमर मार्कर अगर पूछें, CA 19-9 इज ट्यूमर मार्कर फॉर पेनक्रियाटिक कैंसर, ठीक है, ट्यूमर मार्कर आप लोगों ने अच्छे से सारे करने हैं, एग्जाम में आते हैं। और इसके अलावा हाल मार्क देखें, पेनलेस जॉन्डिस, इसमें होता क्या है, पेशेंट को पेनलेस जॉन्डिस होता है। और इसके अलावा एक पूछते हैं करवेजर लॉ, पेनक्रियाटिक कैंसर में करवेजर लॉ में यह होता है जब पेनक्रियाटिक हेड में ट्यूमर हो तो ऑब्स्ट्रक्शन देता है सीबीडी को, तो उसमें ये रिजल्ट मिलता है जो गाल ब्लैडर वो पेल्पेबल हो जाता है, ठीक है, नॉर्मल गाल स्टोन्स हो या कोलिसिस्टेटिस हो तो उसमें ये पेल्पेबल नहीं होता। अगर पेनक्रियाटिक हेड का ट्यूमर है, गाल ब्लैडर पेल्पेबल हो तो क्या है, उसको क्या बोलेंगे हम, करवेजर लॉ, ठीक है। नेक्स्ट देखें ट्रीटमेंट, सर्जरी है इसकी, इसमें क्या करते हैं, विपल प्रोसीजर करते हैं। विपल प्रोसीजर हम पेनक्रियाटिक कैंसर में करते हैं। इसमें करते क्या है, पेनक्रियाटो ड्यूडेनेक्टमी करनी है, ठीक है, पेनक्रियाटो ड्यूडेनेक्टमी करनी होती है इसमें। और इसमें साथ क्या देना है, कीमोथेरापी, ठीक है, ये याद रखना है, ये प्रोसीजर एग्जाम में पूछते हैं। नेक्स्ट देखें गाल स्टोन्स या कोलिलिथियासिस, जो गाल स्टोन है मोस्ट कॉमन पूछते हैं एग्जाम में, कौन सी हैं जो कि गाल स्टोन मोस्ट कॉमन होती हैं, कोलेस्ट्रॉल और इसके अलावा पिगमेंटेड स्टोन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इन्वेस्टिगेशन, इनिशियल हमने क्या करना होता है, अगर गाल स्टोन का कोई भी मसला हो, कोलिसिस्टेटिस हो या कोलिलिथियासिस हो, इनिशियल हम अल्ट्रासाउंड ही करेंगे, ठीक है, ये एग्जाम में एमसीक्यूज आती है अल्ट्रासाउंड के ऊपर। नेक्स्ट देखें राइट अपर क्वाड्रेंट पेन फैटी मील्स के बाद, ठीक है, जो राइट अपर क्वाड्रेंट पेन होता है आफ्टर फैटी मील स्टार्ट होता है, दैट कैन रेडिएट टू राइट स्कैपुला ड्यू टू इरिटेशन ऑफ फ्रीनिक नर्व, ठीक है, ये रेडिएट होता है राइट स्कैपुला की तरफ, ये इरिटेट करता है किसको, फ्रीनिक नर्व को, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि फ्रीनिक नर्व का जो रीजन वो कहाँ से होता है, C3 से लेकर ये C5 तक होता है, ठीक है, ये याद रखना है। नीचे देखिए हम ट्रीटमेंट क्या करनी है, हमने कोलिलिथियासिस में हमने कोलिसिस्टेक्टमी करनी होती है, ठीक है, रेनल स्टोन को हम कंजर्वेटिव मैनेज कर सकते हैं लेकिन हम कोलिलिथियासिस को कंजर्वेटिव नहीं रख सकते, ठीक है, इसमें हमने पित्त को निकालना ही होता है, ठीक है, कोलिसिस्टेक्टमी करनी होती है। नीचे देखें कोलिसिस्टेटिस, कोलिसिस्टेटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द गॉल ब्लैडर। सो देखें मोस्ट कॉमन क्या है काज, गाल स्टोन ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है, गाल स्टोन हो सकती हैं। और इसके अलावा पेशेंट कैसे आएगा, फीवर, राइट हाइपोकोंड्रिक रीजन में पेन होगा, ठीक है। और इनिशियल पेशेंट का हमने अल्ट्रासाउंड करना है होता है, और जो स्पेसिफिक है वो है हेड स्कैन, ठीक है, हेड स्कैन ये क्लियर पिक्चर दे देता है कोलिसिस्टेटिस की। नीचे देखें लैब सीबीसी रिवील्स हाई टीएलसी लेवल, ठीक है, और इसमें क्या होता है टोटल ल्यूकोसिट जो काउंट होते हैं वो भी इंक्रीज हो जाता है क्योंकि इन्फ्लेमेशन है, तो आप लोगों को पता है डब्ल्यूबीसी रेज मिलते हैं। नेक्स्ट देखिए इसका हॉल मार्क मर्फी साइन पॉजिटिव, इसमें क्या होता है, मर्फी साइन पॉजिटिव होता है। मर्फी साइन ये होता है जब गॉल ब्लैडर की इन्फ्लेमेशन हो तो उसको पेट करते हुए पेशेंट को सीवियर पेन होता है, ठीक है, इसको मर्फी साइन कहते हैं। ये पेशेंट को स्पाइन पोजीशन में लिटा कर पेशेंट को कहते हैं एक्सहेल करे तो मेडिकुलर लाइन पे राइट साइड पे पेशेंट को पल्पेट करता है, ठीक है। नीचे देखें ट्रीटमेंट, सर्जिकल कोलिसिस्टेक्टमी विद एंटीबायोटिक्स, ठीक है, एंटीबायोटिक्स थेरेपी चलाएंगे। और इसके साथ जो मेन है ट्रीटमेंट वो है कोलिसिस्टेक्टमी है, ठीक है, कोलिलिथियासिस हो कोलिसिस्टेटिस हो दोनों में हमने क्या करना होता है, कोलिसिस्टेक्टमी करनी है, ठीक है। और एग्जाम में पूछते हैं कि कोलिसिस्टेक्टमी करते हुए पेशेंट को कितने घंटे पहले एनपीओ रखना चाहिए, ठीक है, कोलिसिस्टेक्टमी में पेशेंट को एनपीओ रखना है 4 आवर्स, ठीक है, 4 से पहले पेशेंट को एनपीओ रखना है, ये याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं कोलिडोकोलिथियासिस, काज क्या है इसका, ऑब्स्ट्रक्टिव स्टोन्स इन द बाइल डक्ट हो सकते हैं, ठीक है, बाइल डक्ट में अगर स्टोन आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे, कोलिडोकोलिथियासिस, ठीक है। इसमें जो बेस्ट इन्वेस्टिगेशन करते हैं इसमें क्या होता है, एमआरसीपी, ठीक है, एमआरसीपी ओनली डायग्नोज करने के लिए, लेकिन जो स्पेसिफिक है इन्वेस्टिगेशन के लिए जो बेस्ट है हमेशा और ट्रीटमेंट के लिए भी बेस्ट है वो ईआरसीपी है, ईआरसीपी है एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलिंजियोपेनिक्रेटोग्राफी, ठीक है। और जो एमआरसीपी इसको कहते हैं मैग्नेटिक रेजोनेंस कोलिंजियोपेनिक्रेटोग्राफी, ठीक है, लेकिन बेस्ट ऑप्शन आप लोगों ने ईआरसीपी लगाना है, सीबीडी के में कोई भी मसला हो सीबीडी में ईआरसीपी करेंगे। नीचे देखें जॉन्डिस होगा पेशेंट को, राइट अपर क्वाड्रेंट पेन होगा, रेज अल्कलाइन फॉस्फेट लेवल,
ठीक है। पेशेंट को जॉन्डिस मिल रहा है क्योंकि सीबीडी में जब ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो बिलिरुबिन की लेवल इंक्रीज होगी, ठीक है, बाइल एक्सक्रीट ही नहीं होगा तो उसमें क्या होगा, पेशेंट को जॉन्डिस होगा, राइट अपर क्वाड्रेंट पेन होगा और अल्कलाइन फास्फेट रेज मिल। सीबीडी में जब भी मसला आता है अल्कलाइन फास्फेट लेवल जो होती है रेज मिलती है। एक सीबीडी में मसला हो, दूसरा बोन में मसला हो, अल्कलाइन फास्फेट, इन दो जगहों पे रेज मिलता है, ठीक है। आप लोगों ने जब भी अल्कलाइन फास्फेट की लेवल रेज देखनी है ये दो चीजें सोचनी है। तो नीचे देखें ट्रीटमेंट, जो ट्रीटमेंट है वो ईआरसीपी है, ठीक है। ईआरसीपी इन्वेस्टिगेशन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और ट्रीटमेंट के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट देखें कोलेंजाइटिस, बैलियरी ऑब्स्ट्रक्शन दैट लीड टू इन्फ्लेमेशन ऑफ कॉमन बाइल डक्ट, ठीक है। बैलियरी ट्रैक्ट का ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए तो उसमें रिजल्ट क्या होता है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है बाइल डक्ट की, ठीक है। हमने इन्वेस्टिगेशन क्या करनी है, इनिशियल तो अल्ट्रासाउंड करना है, लेकिन बेस्ट जो है क्योंकि सीबीडी में हमेशा ईआरसीपी करना है, ठीक है, इसको याद रखें। नेक्स्ट देखें चार कोर्स ट्रेड, चार कोर्स ट्रेड पूछने एग्जाम में ये क्या होता है और किस में आता है। फीवर, जॉन्डिस, राइट अपर क्वाड्रेंट पेन हो तो इसको हम चार कोर्स ट्रेड कहते हैं, ये कोलेंजाइटिस में होता है, ठीक है। और नेक्स्ट देखें विद रेज अल्कलाइन फॉस्फेट, ठीक है, ये अल्कलाइन फॉस्फेट रेज मिलेंगे क्योंकि मसला कहाँ पे, सीबीडी में है। एक तो सीबीडी के लिए आप लोगों ने ईआरसीपी और अल्कलाइन फॉस्फेट रेज इसको फिंगर टिप्स पे याद रखना है। और नीचे देखें रिनाल्ड पेंटार्ड, रिनाल्ड पेंटार्ड में आप लोगों ने क्या करना होता है, देखना होता है एक तो चार को ट्रेड आ रहा है, उसके बाद पेशेंट को फिट्स पढ़ रहे हैं या अल्टरनेट स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है तो इसको हम बोलेंगे रिनाल्ड पेंटार्ड, ठीक है, ये एग्जाम में कभी कभार पूछते हैं। नेक्स्ट देखें ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट में हमने क्या करना होता है, कोलेंजाइटिस के लिए एंटीबायोटिक्स देने होते हैं और ईआरसीपी इसलिए कार होता है क्योंकि मेन जो मसला होता है ऑब्स्ट्रक्शन स्टोन हो सकती है, ठीक है, तो स्टोन को हम रिमूव करेंगे, ठीक है, ईआरसीपी इज बेस्ट। एसोफेजियल कैंसर, अगर एसोफेजियल कैंसर की बात करें तो एसोफेजियल कैंसर या तो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा होते हैं या तो एडिनो कार्सिनोमा होता है, ठीक है, इसको याद रखना है। जो अपर 2/3 ऑफ द एसोफेगस है वो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा होता है, ठीक है, और लोअर जो 1/3 होता है वो एसोफेगस का वो होता है एडिनो कार्सिनोमा, ठीक है। मोस्ट कॉमन काज एसोफेजियल कैंसर का स्मोकिंग होता है, ठीक है, ये याद रखना है, ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है मोस्ट कॉमन काज एसोफेजियल कैंसर स्मोकिंग है, उसके बाद अल्कोहल कंजप्शन हो सकती है, एकलेजिया हो सकता है या बेरेटोफेगस, ठीक है। बेरेटोफेगस क्या करवाता है, एडिनोकार्सिनोमा। बेरेटोफेगस हमें पूछते हैं, ठीक है, बेरेटोफेगस में पूछते हैं कौन सा कार्सिनोमा हो सकता है, वो एडिनोकार्सिनोमा हो सकता है, ठीक है, आप लोगों ने इसको अच्छे से याद रखना है। तो नेक्स्ट देखें बेरेटोफेगस होता क्या है, इसमें ये होता है कि जो आप लोगों की नॉन केराटिनस स्क्वेमस एपिथेलियम होती है लोअर एसोफेगस में, वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें, कलमनर एपिथेलियम में, ठीक है, जिसके बाद जो कलमनर से एपिथेलियम से कैंसर उठता है उसको हम बोलते हैं एडिनोकार्सिनोमा। जो स्क्वेमस सेल एपिथेलियम से उठता है उसको स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा कहते हैं, ठीक है, ये याद रखना है, ये एग्जाम में एमसीक्यूज आती है। नेक्स्ट देखें क्रोनिक एसिड रिफ्लक्स हो तब भी एसोफेजियल कैंसर हो सकता है। इसके बाद देखें प्रोग्रेसिव डिस्फेजिया, किसी पेशेंट को प्रोग्रेसिव डिस्फेजिया हो रहा है, डिफिकल्टी स्वॉल्विंग हो रही है, वक्त के साथ साथ ज्यादा होती जा रही है, तो वो क्या है, एसोफेजियल कैंसर, ठीक है। बाकी जो भी डिजीज हैं जीआईटी उनमें अपर जीआईटी तो उसमें डिस्फेजिया होता है लेकिन प्रोग्रेसिव डिस्फेजिया नहीं होता, ये प्रोग्रेसिव डिस्फेजिया ओनली एसोफेजियल कैंसर में होता है, ठीक है। और इसके साथ पेशेंट को वेट लॉस मिलता है, समटाइम्स हॉर्सनेस ऑफ वॉइस और चेस्ट पेन मिलता है, ठीक है, एपिगैस्ट्रिक पेन रहेगा। इन्वेस्टिगेशन जो करनी है हमने अपर जीआईटी ब्लीड हो या अपर जीआईटी कोई भी मसला हो, ठीक है, तो उनमें हम क्या करते हैं इंडोस्कोपी, यहाँ पे कैंसर है तो इंडोस्कोपी विद बियोप्सी करेंगे। नीचे देखें स्टेजिंग, हम कोई भी कैंसर हो उसको स्टेजिंग में डिवाइड करते हैं फिर उसके मुताबिक उसको ट्रीट करते हैं, ठीक है। कैंसर की स्टेजिंग देखने की जरूरत नहीं है, यहाँ एग्जाम में स्टेजिंग नहीं पूछे इतनी, तो मोस्टली देख लें अगर स्टेजिंग करनी है तो स्टेजिंग किस बिना पे करते हैं, सीटी स्कैन या एमआरआई, बस, ठीक है, यही याद रखना है। स्टेजिंग के लिए हम जो चीज इस्तेमाल करते हैं सीटी स्कैन या एमआरआई। इसकी ट्रीटमेंट देख लें, सर्जिकल रिसेक्शन एसोफेजेक्टमी करते हैं, ठीक है, या तो नस्टोमोज कर देते हैं या तो स्टेंट डाल के बाईपास कर देते हैं, ठीक है। और इसके अलावा कीमोथेरापी या रेडिएशन वगैरह इस्तेमाल करनी है। नीचे देखें दो सिंड्रोम है, ठीक है, एक प्लमर विंसन सिंड्रोम है, दूसरा इसके साथ आता है एसोफेजियल स्पैज्म। जो प्लमर विंसन सिंड्रोम है उसमें क्या होता है, आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया, एसोफेजियल वेब जो कि एसोफेगस के अंदर जाला बना होता है, और इसका ग्लोसाइटिस, ग्लोसाइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ द टंग होती है। ये एक ट्रेड है तीन चीजों का, इसको हम बोलते हैं प्लमर विंसन सिंड्रोम, ठीक है, ये एग्जाम में एमसीक्यूज देते हैं। नीचे एसोफेजियल स्पैज्म, एसोफेजियल स्पैज्म जो होता है अगर कोई शख्स मिस्टेकनली
एसिड इनटेक कर ले तो जो एसोफेगस होता है उस एसोफेगस की डिफ्यूज कंट्रैक्शन हो जाती है, पूरा का पूरा एसोफेगस जो कंट्रैक्ट हुआ होता है। और इसमें क्या इन्वेस्टिगेशन जो करते हैं हम मोनोमेट्री, ठीक है, मोनोमेट्री में क्या करते हैं, प्रेशर चेक करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा मोनोमेट्री हम एक्लेजम में भी इन्वेस्टिगेशन ऑफ चेस्ट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये एग्जाम में एमसीक्यूज आती हैं। नीचे देखें कार्क सक्रियो पेरेंट्स एंड बैरम स्टडी। कार्क सक्रियो कार्क पेरेंट्स जो होती है वो बैरम स्टडी पे हम देखते हैं, ये भी एग्जाम में एमसीक्यूज आती है, ठीक है, ये याद रखना है। नीचे देखें गैस्ट्रिक कैंसर, मोस्ट कॉमन गैस्ट्रिक कैंसर जो एडिनोकार्सिनोमा होता है, ठीक है, ये एग्जाम में एमसीक्यूज आते हैं क्योंकि गैस्ट्रिक एपिथेलियम जो है कलमनार एपिथेलियम है, ठीक है। कलमनार एपिथेलियम में जो भी कैंसर ओरिजिनेट करेगा वो एडिनोकार्सिनोमा होगा। नेक्स्ट देखें काज इसका एच पेलोरी हो सकता है, ठीक है, और इसके अलावा स्मोकिंग और ए ब्लड ग्रुप। जिन लोगों का ए ब्लड ग्रुप है उनके अंदर गैस्ट्रिक कैंसर के चांसेस होते हैं, और जिन लोगों का ओ ब्लड ग्रुप होता है, ठीक है, उन लोगों के अंदर पेप्टिक अल्सर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसकी इन्वेस्टिगेशन देखें इंडोस्कोपी विद बियोप्सी, ये याद रखना है। नीचे देखें पेशेंट जब आएगा गैस्ट्रिक कैंसर को कैसे कंप्लेन के साथ आएगा, वेट लॉस विद परसिस्टेंट चेस्ट पेन, ठीक है, वेट लॉस होगा, लिम्फेडिनोपैथी होगी और परसिस्टेंट चेस्ट पेन होगा, ठीक है, ये गैस्ट्रिक कैंसर की निशानदेही। और इसमें जो लिम्फ नोड इन्वॉल्व होते हैं, ये एग्जाम में आता है, स्पेसिफिक जो लिम्फ नोड इन्वॉल्व होते हैं उसको हम विचूज नोड कहते हैं। विचूज नोड में क्या होता है, इनलार्ज लेफ्ट सुप्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड, ठीक है, ये स्पेसिफिक होते हैं गैस्ट्रिक कैंसर में। इसके अलावा सिस्टर मैरी जोसेफ नोड भी होते हैं। सिस्टर मैरी जोसेफ नोड जो होते हैं ये किस में होते हैं, ये भी गैस्ट्रिक कैंसर में आते हैं, जब गैस्ट्रिक कैंसर सबकुटेनियस पैरा अम्बिलिकल मेटास्टेसिस कर जाता है, ठीक है, ये तब सामने आते हैं। ये दोनों लिम्फ नोड के आप लोगों ने नेम याद रखने हैं। नीचे ट्रीटमेंट देखें, सर्जरी जिसमें हम बिलरोथ 1 या बिलरोथ 2 प्रोसेस करते हैं, लेकिन इतनी ये सक्सेसफुल नहीं होता, ठीक है। हम कोशिश करते हैं कि बाईपास कर दें जहाँ से पे ये गैस्ट्रिक कैंसर है, ठीक है, या तो इस तरह करते हैं पार्शियल या टोटल गैस्ट्रेक्टमी भी कर देते हैं, ठीक है। अगर पार्शियल गैस्ट्रेक्टमी करते हैं तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होगा। अगर टोटल गैस्ट्रेक्टमी करते हैं तो उसमें विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है, ठीक है, क्योंकि इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं आता जिसकी वजह से विटामिन B12 अब्जॉर्ब भी नहीं होता। और इसके अलावा नीचे देखें कीमोथेरापी, इसके साथ हम क्या करेंगे, कीमोथेरापी। नेक्स्ट देखें हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, इसका मोस्ट कॉमन काज क्या है, सिरोसिस है। और एग्जाम में एमसीक्यूज पूछते हैं सिरोसिस का मोस्ट कॉमन काज क्या है, तो सिरोसिस का मोस्ट कॉमन हेपेटाइटिस सी वायरस है, ठीक है। और इसके अलावा वायरल हेपेटाइटिस जो कि हेपेटाइटिस बी वायरस है, ये क्या काज करवाते हैं, हेपेटोसेलुलर सेल कार्सिनोमा, ठीक है। HCC का मोस्ट कॉमन काज अगर वायरस का पूछें तो वो हेपेटाइटिस बी है, जो हेपेटाइटिस सी है वो सिरोसिस का के लिए मोस्ट कॉमन है। और इसकी इन्वेस्टिगेशन देखें अल्फा फेटोप्रोटीन, ठीक है, ये इसका ट्यूमर मार्कर है अल्फा फेटोप्रोटीन। इसके अलावा टेस्टिकुलर ट्यूमर ट्राटोमा भी रेज मिलता है। इसके अलावा प्रेगनेंसी में अगर रेज मिल रहा है तो न्यूरल ट्यूब का डिफेक्ट है, ठीक है। एग्जाम में पूछते हैं कि न्यूरल ट्यूब का डिफेक्ट है तो हम क्या चीज चेक करेंगे, अल्फा फेटोप्रोटीन चेक करेंगे, ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट देखें सिटी स्कैन या MRI करनी है, ठीक है। और इसके हॉलमार्क देखें रैपिडली वर्सनिंग लीवर डिसफंक्शन, लीवर जो डिसफंक्शन होता है डिस्टर्ब हो जाते हैं, सारा का सारा मेटाबॉलिज्म ही डिस्टर्ब होता है, LFTs वगैरह डिरेंज मिलते हैं, ठीक है। और इसके अलावा नीचे देखें ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट में देखें क्या करेंगे, रिसेक्शन करेंगे, जो पार्ट इन्वॉल्व है उसकी रिसेक्शन करेंगे। और ये इतनी अबलियत होती है कि पेशेंट में क्या होती है कि वो रिजनरेट कर जाता है, ठीक है। और इसके अलावा ट्रांसप्लांटेशन भी करते हैं, ठीक है, ट्रांसप्लांट भी लीवर हो जाता है, ठीक है, क्योंकि लीवर जो है सक्सेसफुली ट्रांसप्लांट हो जाता है, ठीक है। इसमें जो रिजेक्शन के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। और ये भी पूछते हैं कि जब हम ट्रांसप्लांट करते हैं क्या चीज चेक करते हैं, HLA कैरोटाइपिंग करते हैं, ठीक है, HLA कैरोटाइपिंग करते हैं, ये एग्जाम का क्वेश्चन है, याद रखना है इसको। नीचे देखें शाक, अब बात करते हैं शाक पे। शाक एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये एग्जाम में आते हैं। शाक सारे अच्छे से याद रखने उनके काज है। जब तक आप लोगों को शाक का काज नहीं पता होगा आप लोग MCQs में नहीं पिक कर सकोगे। तो पहले उनके काज देखें, फिर वो उनके क्लिनिकल फीचर, फिर उसके बाद उसका जो ड्रग ऑफ चॉइस है उसकी ट्रीटमेंट वो देखेंगे। सबसे पहले देखें शाक, inadequate organ perfusion, delivery of nutrients necessary for normal tissue and cellular function। ये हो क्या होता है, हेपो परफ्यूजन हो जाती है वाइटल ऑर्गन्स की तरफ। और जब ब्लड प्रेशर की लेस देन 90 मिलीमीटर मर्करी हो जाता है, कौन सा, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ठीक है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर लेस देन 90 मिल रहा है तो वाइटल ऑर्गन की तरफ क्या है, हेपो परफ्यूजन हो जाती है और टिश्यू की तरफ नॉर्मल सप्लाई नहीं जाती, तो इसको क्या बोलेंगे, शाक। इसकी जो टाइप्स होती हैं,
इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं। सबसे पहले टाइप देखें, इसको बोलते हैं हाइपोवोलेमिक शॉक। हाइपोवोलेमिक शॉक का अगर काज पूछे तो आप लोगों ने बताना है हैमरेज, ठीक है। ब्लंट एब्डोमिनल ट्रॉमा हो सकता है, ठीक है। स्प्लेनिक रप्चर हो सकती है, और इसके अलावा डिहाइड्रेशन हो सकती है पेशेंट को, और बर्न हो सकता है, ठीक है। बर्न में भी पेशेंट को क्या होती है, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन से क्या होगा पेशेंट को, हाइपोवोलेमिक शॉक। तो फीचर देखें सबसे पहले, इंक्रीज टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस, डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, डिक्रीज सीवीपी सेंट्रल वेनस प्रेशर, और इंक्रीज लैक्टेट, ठीक है। डिहाइड्रेशन में होता है पेशेंट तो लैक्टेट लेवल जो होती है वो इंक्रीज हुई होती है। और इसके अलावा कोल्ड स्कैन मिलती है पेशेंट की, ठीक है। क्योंकि हाइपोवोलेमिया है तो सर्कुलेशन ही डाउन है सारी, तो क्या मिलेगा, स्किन जो होगी वो कोल्ड मिलेगी। और इसमें जो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस हाइपोवोलेमिक शॉक में, इसमें जो देते हैं हम फ्लूइड्स देते हैं, आईवी फ्लूइड्स। फ्लूइड्स उसके मुताबिक देते हैं। मोस्टली जो हेमरेज या डिहाइड्रेशन या बर्न में पेशेंट में जो फ्लूइड चलता है वो रिंग लैक्टेट होता है, ठीक है। बर्न में ड्रग ऑफ चॉइस है, ठीक है। बर्न में अगर कोई डायरिया है उसमें भी रिंग लैक्टेट देंगे। अगर किसी पेशेंट वोमिटिंग में है, कोई डिहाइड्रेशन है, या पेशेंट का बीपी लो है, तो उसमें भी हम क्या देंगे, नॉर्मल सलाइन देंगे। नेक्स्ट देखें कार्डियोजेनिक शॉक। एमआई मोस्ट कॉमन काज है कार्डियोजेनिक शॉक का, ठीक है। ये याद रखना है आप लोगों ने। इसके अलावा हार्ट फेलियर, अरिथमिया, ठीक है। ये सारे क्या करवाते हैं, कार्डियोजेनिक शॉक। इसमें क्या होता है, इंक्रीज टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस, डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, और कोल्ड स्कैन मिलती है इसमें, ठीक है। इसमें जो कार्डियक आउटपुट है वो डिक्रीज होता है, ये याद रखना है। और इसमें के अगर ड्रग ऑफ चॉइस देखें तो वो क्या हो सकते हैं, डोपामिन या डोब्यूटामिन, ठीक है। ये याद रखें, कार्डियोजेनिक शॉक में ड्रग ऑफ चॉइस डोपामिन या डोब्यूटामिन, कोई भी ऑप्शन में हो सकता है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट सेप्टिक शॉक ड्यू टू इन्फेक्शन, ठीक है। ड्यू टू इन्फेक्शन हो सकता है, कोई भी इन्फेक्शन हो उसके बाद सेप्टिसिमिया, उसके बाद सेप्सिस होता है, फिर क्या होता है, सेप्टिक शॉक। पहले हिस्ट्री जरूर होगी इन्फेक्शन की। नीचे देखें, डिक्रीज टीपीआर टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस, इंक्रीज कार्डियक आउटपुट। इसमें कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हुआ होता है, और इंक्रीज लैक्टेट और वार्म स्कैन मिलती है, क्योंकि इन्फेक्शन है सेप्टिसिमिया, तो इसमें क्या होता है, वार्म स्कैन मिलती है पेशेंट की। और जो सेप्टिक शॉक में जो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस देते हैं वो क्या होती है, नॉर एड्रेनालिन या नॉर एपिनेफ्रिन, ये ड्रग ऑफ चॉइस एग्जाम में एमसीक्यूज आती है। नीचे देखें, एनाफिलेक्टिक शॉक। एनाफिलेक्टिक शॉक बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले एनआरएम में एमसीक्यूज आई हुई थी इसके ऊपर। तो इसके कहा देखिए, पेनिसिलिन, जो आप लोगों की पेनिसिलिन होती है, ड्रग रिएक्शन से भी एनाफिलेक्टिक शॉक होता है, ठीक है। इसके अलावा फूड एलर्जी हो तो उससे भी क्या होता है, एनाफिलेक्टिक शॉक होता है। इसके अलावा इंसेक्ट बाइट से भी एनाफिलेक्टिक शॉक होता है। इसके अलावा स्कॉर्पियन बाइट या स्नेक बाइट, ठीक है। स्कॉर्पियन बाइट हो, स्नेक बाइट हो, तो स्नेक वेनम से क्या होता है, एनाफिलेक्टिक शॉक होता है। पिछले एनआर में एमसीक्यू यही आई हुई थी कि स्नेक वर्म में कौन सा शॉक होता है, एनाफिलेक्टिक शॉक, ठीक है। ये याद रखना है। इसके अलावा ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी एनाफिलेक्टिक शॉक होता है। एग्जाम में पूछते हैं कि ब्लड ट्रांसफ्यूज हुआ उसके बाद कौन सा शॉक होगा और कौन सा हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होगा। टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है, और इसके अलावा एनाफिलेक्टिक शॉक होता है, ठीक है। ये याद रखना है। एक्सेप्ट वो लोग जिन लोगों के अंदर आईजीए की डिफिशिएंसी हो, तो उन लोगों के अंदर आईजीए एंटीबॉडी बनी होती है। अगर हम ब्लड ट्रांसफ्यूज करेंगे तो उनके लोगों में क्या बनेगा, टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होगा, ठीक है। बस ये याद रखना है। नीचे देखें फीचर, डिक्रीज टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस, ठीक है। इसमें क्या होता है, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस जो होगी वो डिक्रीज होगी, और इंक्रीज कार्डियक आउटपुट और वार्म स्कैन मिलती है, ठीक है। इसमें भी वार्म स्कैन मिलती है। नीचे देखें, न्यूरोजेनिक शॉक। न्यूरोजेनिक शॉक में याद रखना आप लोगों ने इसके सबसे पहले काज देख लें। स्ट्रोक हो सकता है, स्पिनल कार्ड इस्कीमिया हो, या हाइपोवोलेमिया हो सकता है। हाइपोवोलेमिया से हाइपोपर्फ्यूजन होती है ब्रेन की तरफ, तो इस वजह से भी न्यूरोजेनिक शॉक हो सकता है, ठीक है। बाकी मेन जो है स्ट्रोक या स्पिनल कार्ड इस्कीमिया है। इसमें क्या होता है, लॉस ऑफ मस्कुलर टोन, ठीक है। बॉडी की मूवमेंट, बॉडी में वीकनेस होती है, और डिक्रीज टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस, और कार्डिक आउटपुट इसमें क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने केस कैसे पहचानना, कोई भी शॉक को तो आप लोगों ने उसकी काज से ही पहचानना होता है, ठीक है। आप लोग काज देखोगे, काज से ही आप लोगों को पता चलेगा कि कौन सा शॉक है, ठीक है। पहले हिस्ट्री जरूर होगी कि पेशेंट को ये मसला हुआ है, ठीक है। अगर न्यूरोजेनिक शॉक है तो उसमें स्ट्रोक का बताएंगे, एनाफिलेक्टिक है तो बताएंगे कोई ड्रग्स या स्नेक इंसेक्ट बाइट वगैरह, ठीक है। सेप्टिक शॉक होगा तो उसमें जरूर बताएंगे कि पेशेंट को इन्फेक्शन था। कार्डियोजेनिक शॉक में कोई ना कोई हिस्ट्री देंगे एमआई की, हार्ट फेलियर की। और हाइपोवोलेमिक में यही होगा, हेमरेज या बर्न वगैरह इस तरह की कोई ना कोई हिस्ट्री जरूर देंगे, ठीक है। तो इसको आप लोगों ने अच्छे से करना है, ये एग्जाम में एमसीक्यूज आती हैं इसके ऊपर, ठीक है।